कुछ नहीं, जस्ट एक रिवाइज कर रहे थे। चलो राजश्री बताओ, डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है? एक बार फिर से बताना। डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है? ऊपर मतलब डिस्काउंट अगर देते हैं तो वो किस वैल्यू से माइनस करते हैं? कौन किसके ऊपर लगता है डिस्काउंट? एसपी माइनस सीपी बताना। एस पी माइनस सी पी क्या होता है ये? इधर क्या लिखूं मैं? मार्केटिंग प्राइस आई गेस। मार्केटिंग प्राइस? बाप रे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी हाँ। सॉरी 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 सॉरी। हम्म। एसपी माइनस सीपी इक्वल्स। CP plus profit is equals to SP. देख के टेपने वाले को वैल्यू नहीं मिलती यहाँ पे। चुप बैठो अभी तुम। कुछ हाँ, याद नहीं किया है, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल चीजें थी, याद भी करने लायक थी क्या वो? लॉजिक लगाओ। सेलिंग प्राइस मतलब बेचा है, कॉस्ट प्राइस मतलब वैल्यू, उस पर प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है। बेचने की वैल्यू से प्रोडक्शन हमारा जो कॉस्ट लगा है उसको माइनस करेंगे, यानी कि बेचने के बाद मिली हुई वैल्यू और मुझे जितना खर्चा लगा है इसको बनाने में इतनी वैल्यू, इसका डिफरेंस क्या होगा? अगर ज़्यादा मिला यानी कि प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, तो प्लस माइनस में मैं लिखता हूँ प्रॉफिट। और इसी को अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो दैट विल बी, मतलब बेसिकली इस सीपी को इधर लेके जा रहा हूँ मैं, तो ये माइनस वाली चीज़ इधर पॉजिटिव होने वाली है, यानी कि मुझे मिलेगा एस पी इक्वल टू, क्योंकि माइनस की चीज़ पॉजिटिव हुई, तो ये है प्रॉफिट प्लस सी पी। ये हमने कल किया था कि सी पी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एस पी, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये लॉजिक क्या याद रखने लायक है? फिर भी देख के बता रहे हो, उसमें भी शान है। अब ये डिस्काउंट किस पर लगता है? डिस्काउंट देने के बाद हम बेचते हैं वैल्यू को, चीज़ को, तो डिस्काउंट देने के बाद बिकी वो चीज़, डिस्काउंट किस पर लगा? लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये दो चीज़ें की थी हमने। अब ये दो चीज़ें करते हुए मैंने ये बोला था कि जो प्रॉफिट है किस पर लगता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो हम परसेंटेज देखते समय क्या करेंगे? प्रॉफिट किस पर लगता है तो उसके ऊपर लिखना है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगी प्रॉफिट इनटू 100, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज। वैसे ही डिस्काउंट कितना परसेंट दिया है, किस पर लगा? मार्क प्राइस के ऊपर लगा डिस्काउंट, इनटू 100 करेंगे तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकला, तो इतना डिस्काउंट मिला हमें इतने परसेंट पे। तो ये परसेंट किसका है? मार्क प्राइस का। ये प्रॉफिट परसेंट किसका है? कॉस्ट प्राइस का। ये चार लॉजिकल चीजें हैं, समझाई थी कल। डिसअपॉइंट कर देते हो बिल्कुल, देखने की भी जरूरत पड़ती है इस चीज को। आज करना है सेल्स टैक्स, जीएसटी एंड वीएटी। क्या होते हैं, क्या मीनिंग है, समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमर्स या फिर इकोनॉमी का पार्ट है बाद में। पर सिर्फ समझने के लिए ये है कि भाई टैक्स जो है वो पैसे के ऊपर लगता है। तो जैसे सेल्स टैक्स है, नाम में ही लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स सेलिंग प्राइस के ऊपर लगा। जीएसटी और वीएटी, इनका नाम देखो, दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 2017 में आया था जब अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्टर। चलो, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को बोलते हैं जीएसटी। गुड्स मतलब होता है सामान। तुमने ट्रक पे देखा होगा, ट्रक या छोटा हाथी या टेम्पो, उस पर लिखा होता है गुड्स कैरियर। तो गुड्स कैरियर यानी कि सामान लेके जाने वाला व्हीकल, उसमें गुड्स होते हैं, उसमें सामान है जो वो ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, तो दैट इज गुड्स कैरियर। तो गुड्स का मतलब होता है सामान, बड़ा हो छोटा हो सामान। और सर्विसेज मतलब होता है नॉन इनटेंजिबल, क्या बोल सकते हैं उसको? सर्विसेज मतलब ऐसी सुविधाएं जिनके अकॉर्डिंग तुम कॉस्ट करते हो। जैसे कोई प्रोडक्ट बेचने पर हमें पैसे मिलते हैं, वैसे ही किन्हीं लोगों को सर्विसेज देने पर भी पैसे मिलते हैं। तो इन दोनों में ट्रांजैक्शन होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन होता है। और ये इन दोनों पे हो सकता है, मतलब एक तो या तो तुम फिजिकल चीज़ को बेच रहे हो या तुम सर्विसेज प्रदान कर रहे हो। और इन्हीं केसेस में पैसे मिलते हैं, और उन मिले हुए पैसे पर टैक्स लेता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेगा वो है जीएसटी। ये जीएसटी आने से पहले, तो 2017 से पहले पहले हुआ करता था वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेल्स टैक्स। तो इसका मीनिंग क्या था? अब मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बस देख लो कि सेल्स टैक्स मतलब ऐसा है कि हम लोग कोई चीज़ खरीदने गए तो दुकान वाला उस चीज़ को हमें बेच रहा है,
तो वो जो बेचेगा तो उस बेची हुई वस्तु पर गवर्नमेंट टैक्स लेगा कि भाई तुमने सेल किया है ना, तो सेल्स टैक्स लगेगा। तो फिर दुकान वाला बोलता था कि भाई मैंने तो बेचा है, मेरा काम है, पर क्या मैं हर चीज़ का बेचा हुआ टैक्स मैं क्यों दूं? तो वो कस्टमर को देगा, तो कस्टमर से लेगा। तो क्या होता था, सेल्स टैक्स में दुकान वाला यहाँ पे बैठा हुआ है, दिस इज हिज शॉप, इसमें अगर 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु कर दी उसने सेल, मतलब सेल की है 100 रुपये में, दिस इज सेलिंग प्राइस। तो 100 रुपये की वस्तु जब कस्टमर के पास गया, तो कस्टमर के पास बेचा उसने, तो इस 100 रुपये पर मान लो 5% टैक्स गवर्नमेंट को देना है। तो दुकान वाला बोलेगा कि भाई हर 100 रुपये की वस्तु पे मैं 5 रुपये टैक्स क्यों दूँ, ये 5 रुपये टैक्स कस्टमर ने देना चाहिए। तो कस्टमर को वो बताएगा कि भाई देखो 100 रुपये की वस्तु तुमने ले ली है, इसके ऊपर मुझे 5 रुपये, क्योंकि 5% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो वो तुम दे दो। तो कस्टमर 105 रुपीज़ पे करके जाएगा। तो ये जो टैक्स है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर लगता है एंड कस्टमर उसको पे करेगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट सेल्स टैक्स का। आया समझ में? सेल्स टैक्स कैसे लगा, समझ में आया क्या? सिमिलरली जीएसटी भी होता है। अब जीएसटी होता ये है कि हम ही पे करते हैं दुकान वालों को, पर दुकान वाले उसको इंक्लूड करके देंगे। मतलब दुकान वाले ये नहीं बोलेंगे कि भाई देखो 100 रुपये की दुकान, मान लो होटल है, होटल में जनरली होता है कि इंक्लूडेड होता है वो प्राइस, ठीक है। तो होटल्स में गए तुम और खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद, पहले हुआ करता था ये, मैं पहले का सिनारियो बता रहा हूँ, तो उन्होंने तुम्हें बिल ला के दिया। बिल ला के दिया, तुमने उसमें देखा कि भाई एक सब्जी है 350 की, रोटी ली है तुमने 7, और 50 की एक रोटी थी, 350 की हो गई। फिर मिनरल बॉटल ले लिया और बाद में एक डेजर्ट खा लिया 80 रुपये का। तो टोटल इसका हो गया 800 रुपये। अब ये जो 800 रुपये है तुम इतना पे करो और घर जाओ, बाकी हम देख लेंगे। होटल वाले पहले ऐसे बोला करते थे, मतलब जब जीएसटी जब नया नया आया था। तो इसके ऊपर जीएसटी देना है गवर्नमेंट को, तो ये तो ज़्यादा हो गया। फिर लोगों ने क्या किया, ये प्राइस लिखी और फिर नीचे लिखा है जीएसटी एक्सक्लूडेड। वो मेन्यू के नीचे लिखते हैं साइड में कोने में। फिर जब बिल बनेगा तो ये बिल बनेगा, 800 रुपये का बिल बना, फिर इधर लगाते हैं 9% CGST, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, प्लस 9% स्टेट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो इसका 9% और इसी का 9% मिला के जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इधर बनेगा 926 रुपीज़, ठीक है, नहीं 944 रुपीज़। तो 944 रुपीज़ का बिल बनेगा और तुम लोग 944 रुपीज़ दे के घर जाओगे। तो ये जो बिल बना है ये वैल्यू के ऊपर लगा है, एज सिंपल एज सेल्स टैक्स। मतलब सेल्स टैक्स में जैसे वैल्यू के ऊपर लगा, वैसे ही इस वैल्यू के ऊपर लगा, उसके बाद लगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। पर क्वेश्चन हो, लैंग्वेज हो, जब ये बोलते हैं कि पूरे अमाउंट के ऊपर एक्स्ट्रा जीएसटी लगा हुआ है एक्सक्लूडिंग द वैल्यू, या फिर जीएसटी इज एक्सक्लूडेड एंड देन बिल अमाउंट बना है, तो ये याद रखेंगे कि बिल के ऊपर बना है, फिर हम फाइनल अमाउंट देंगे। पर अगर ऐसा कहा जाए कि जीएसटी इज इंक्लूडेड इन दिस बिल, यानी कि मैंने 944 रुपीज़ पे किए, इन विच 18% जीएसटी इज इंक्लूडेड, अगर ऐसा बोला जाए तब ये 944 के अंदर जीएसटी है, तो हमारा प्रीवियस वैल्यू ये मिलेगा। तो तुम्हारा वर्ड याद रखने के लिए होगा इंक्लूडेड, ठीक है, कि इंक्लूडिंग, इंक्लूडेड, यानी कि उसमें वो है। अगर वो एक्सक्लूडेड कहा जाए तो वो उसमें नहीं है, ये लॉजिक है। सेल्स टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। अब समझते हैं वैल्यू एडेड टैक्स को, दैट इज वीएटी। क्या होता है वीएटी? तो वीएटी जो है सेल्स टैक्स से उल्टा, उल्टा यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट। सेल्स टैक्स में क्या किया था हमने, 100 रुपये की वैल्यू बेची तो 5 रुपये यानी कि 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो वैल्यू एडेड टैक्स में जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है वो बनी होती है इंक्लूडिंग वीएटी, इसके ऊपर नहीं लगा है, इस वैल्यू पर लगा है वीएटी एंड देन वी पे द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो हमेशा वैल्यू के ऊपर लगा होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ऐड किया गया है और फिर हमें सेलिंग प्राइस दी गई है। आया समझ में? तो तीनों में कॉन्सेप्ट बस ये है कि टैक्स कौन सा भी हो, किसी वैल्यू के ऊपर लगा है और कोई वैल्यू बनी है, ठीक है। मतलब शुरू में कोई वैल्यू होगी, इसके ऊपर टैक्स लगा और फाइनल अमाउंट बना। हो सकता है फाइनल अमाउंट जो है वो टैक्स को इंक्लूड करके हो,
या हम जो फाइनल अमाउंट पे कर रहे थे उसके ऊपर कोई टैक्स लगा हो, ठीक है। तो हमें सिर्फ इंग्लिश का लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि बोला क्या रहा है, मतलब बोल क्या रहा है, कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो सेल्स टैक्स हो, वीएटी हो, जीएसटी हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम समझेंगे कि परसेंटेज किस पर निकालना है और निकालना क्या है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इतना ही है इस टॉपिक का। सेल्स टैक्स हो, वीएटी हो, जीएसटी हो, कोई भी टैक्स हो, सिर्फ लॉजिक तुम्हें याद ये होना आना चाहिए वहाँ पे कि किस पर लगाना है, किस पर लगेगा, ठीक है। जैसे सेल्स टैक्स सेलिंग वैल्यू पर लग रहा है, सेलिंग प्राइस पे, वैसे वैल्यू एडेड टैक्स में सेलिंग प्राइस वैल्यू एडेड टैक्स ऐड होने के बाद मिलता है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स हम लिख लेते हैं बस। पहला, सेल्स टैक्स इज लिवाइड, लिवाइड यानी कि लगाया गया, ठीक है। सेल्स टैक्स इज लिवाइड ऑन सेलिंग प्राइस। सेकेंड, VAT is added in the value, added in the price, and then it becomes selling price, ठीक। सेलिंग प्राइस या Sir, बिल अमाउंट, हाँ। जैसे अगर जीएसटी लगा रहे तो उसमें कोई लिमिटेशंस रहते क्या, लाइक अगर आप सिर्फ 10% जीएसटी लगा सकते हैं यार, ऐसा कुछ? उसमें 2 तरह के लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मतलब ऐसे समझो कि अगर तुम्हारा नया नया बिजनेस है और उस बिजनेस का टर्नओवर इतना नहीं है, वो एक लिमिट हुई कि अगर टर्नओवर मान लो, मुझे एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता, पर अगर मान लो कि 1 करोड़ रुपए है, कि अगर तुम्हारा साल का टर्नओवर 1 करोड़ नहीं हो रहा है तो तुम्हें जीएसटी की जरूरत नहीं है, तो तुम जीएसटी नहीं मतलब निकालो, नहीं निकालोगे तो चलेगा। तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तुम देना कंपलसरी है अगर तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से आगे चला जाता है। 1 करोड़ इज द वैल्यू विच आई एम सपोज टू, मतलब अब मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता 1 करोड़ है कि नहीं। और सेकेंड लिमिट ये है कि अलग अलग सर्विसेज से और अलग अलग गुड्स पे अलग अलग जीएसटी लगा है। जैसे ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स पे 20 कुछ है, जो एकदम लग्जरियस है ना, लग्जरी आइटम्स पर ऐसा ज़्यादा परसेंटेज लगा हुआ है। घर है, गोल्ड पे भी? हाँ गोल्ड पे भी वही, ज्वेलरी, गोल्ड, घर, हाँ। इन पर ज़्यादा लगा है। खाने की चीज़ें पे कम लगा है। खाने की चीज़ें पे मुझे लगता है 11% है। मतलब अगर तुम डीमार्ट का बिल देखोगे, रुक सेकंड मेरे पास है, देखो, तो 9%, मतलब 18%, 12%, 5% और 0%। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बताऊं, जैसे जो बिस्किट्स है ना, बिस्किट्स जो नेसेसरी नहीं है उन पे 18% लगता है। जैसे बॉडी वॉश है या डिश वॉशर है अपने घर का, उस पर 18% है, जो एकदम नेसेसरी नहीं है। अब 12% लगा हुआ है ब्लूबेरी जैसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, हाँ। और जो मसाले हैं, मसालों पे सिर्फ 5% हैं, 5%। जैसे इलायची है, कुछ कोई मसाला, सुहाना मसाला है, दैट दे आर कंटेन इन 5%। और एक हाई फाइबर कुछ लिखा है, मुझे नहीं पता ये क्या लाया था मैंने, उस पर कुछ नहीं लगा हुआ है तो उस पर 0% है। नमक पे 0 होता है, सॉल्ट हैज़ 0% जीएसटी और एनी टैक्स, इसलिए नमक सब बहुत सस्ता मिलता है, पता है ना, 18 रुपये किलो। 1 किलो का पैकेट सिर्फ 18-20, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं है, 20 का क्योंकि रहता दैट इज़ वेरी इसेंशियल थिंग, ऐसे। बट एक चीज थोड़ी अजीब नहीं होती, लाइक जो चीज नेसेसरी नहीं है उस पे इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है? तो वही है ना कि जो चीज़ नेसेसरी नहीं है उस हाँ। पे टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि तुम नेसेसरी ना, मतलब जो नहीं है उस पे क्यों खर्चा करोगे। जो नेसेसरी है उस जिस पे खर्चा करना ही पड़ेगा, उस पर अगर टैक्स लगाएंगे तो फिर गरीब लोग भी मर जाएंगे ना। हम्म। मतलब फिलहाल की कंडीशन छोड़ दो, हाँ टुडेज हाँ। कंडीशन इज़ वेरी डिफरेंट। पर जब जीएसटी आया था तो उन्होंने ये सोचा था कि नमक, तेल, आटा, गेहूँ, ये जो चीज़ें हैं, जो रोज़ की खाने की चीज़ें हैं, दूध, इन पर टैक्स थोड़ा कम होता है। नमक पे तो ज़ीरो है, नमक पे नहीं लगता, ऐसे। तो उन्होंने ऐसे कुछ कैटेगरीज डिसाइड की हैं, उन पर टैक्स लगता है। जैसे अगर तुम लग्जरी आइटम्स देखोगे, कार है, घर है, या गोल्ड है, ज्वेलरी है, इन पर हाईएस्ट टैक्स है, क्योंकि वो हर लोगों, हर मतलब हर लोग नहीं लेंगे उसको। बहुत, जिनके पास बहुत पैसे हैं ना, वो लेंगे और वो उनका टैक्स भी पे करेंगे, ऐसा। दैट्स इट। तो ओके। चलो, VAT इज एडेड इन द प्राइस एंड देन इट बिकम्स बिल अमाउंट। और सेम जीएसटी की तरह, जीएसटी के लिए भी है, जीएसटी इज एडेड इन द अमाउंट एंड देन सेम जो है वो। तो बेसिकली बात यह है कि तुम्हें वैल्यू दी जाएगी, बोला जाएगा कि इसमें जीएसटी ऐड किया गया है,
या बोला जाएगा कि इसमें जीएसटी ऐड होगा। अगर इसमें जीएसटी ऐड कर दिया गया है तो तुम्हें इधर वाला वैल्यू निकालना है, और अगर करना है तो तुम्हें इसमें ऐड करके फाइनल निकालना है। सिर्फ लैंग्वेज समझ में आना, दैट इज द की। ठीक है, तो चलो, तो डायरेक्टली हम क्लिक करते हैं क्वेश्चन पे। तो टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास? इसके बाद हमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देखना है। 5-10 मिनट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 4 मैं डायरेक्टली बताता हूँ तुम्हें, टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है। दिया है द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वाज 450। अब दिया है, देखो कॉस्ट ऑफ अ शॉप पे, तो शॉप पे अगर एक 450 दी है तो ये बनती है अपनी सेलिंग प्राइस। क्यों सेलिंग प्राइस बोला मैंने? क्योंकि वो दुकान में रखा हुआ है, उसकी कॉस्ट है वो। जब तुम खरीदोगे तो दुकानदार बेचने वाला है उसको, तो इसको तुम कॉस्ट प्राइस मत मान लेना। अगर इसमें लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स, तो ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, उसकी कॉस्ट है ऐसा बताया गया है। हो क्या रहा है वहाँ पे? बिका जा रहा है, वो बेचा जा रहा है, दैट्स वाई इट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%। अब जो सेल्स टैक्स है दैट इज 5%। ये 5% टैक्स किस पर लगेगा? सेलिंग प्राइस पर। तो तुम्हें सिंपली निकालना है सेल्स टैक्स कितना, दैट इज 5% ऑफ 450, है ना। तो 5% ऑफ 450 मतलब 5/100 इंटू 450। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5 ये बन जाएगा 2, और 45/2 मीन्स 22.5। क्या किया मैंने पता है? इस 5 से इस 10 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि 0 0 कटा था। 5 से 10 को डिवाइड किया, 2 बचा, और 45/2 आया। 45/2 को अगर डिवाइड करता हूँ मैं तो 22.5 आता है। नाउ दिस इज 22.5 रुपीज़। व्हाट इज दिस? दिस इज सेल्स टैक्स। अब हमें निकालना है प्राइस या फिर फाइनल प्राइस। जब फाइनल प्राइस निकालोगे तो ये क्या होगी? सेलिंग प्राइस में सेल्स टैक्स ऐड होता है, तो सेलिंग प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, दिस मीन्स 450 प्लस 22.5, दैट इज 472.5 रुपीज़। खत्म। दिस इज आवर फाइनल प्राइस। मतलब हम दुकानदार को इतने रुपए देंगे, जिसमें से 22.5 रुपये वो गवर्नमेंट को देगा, और ये सेलिंग प्राइस खुद के पास रखेगा। समझ में आया? हाँ। बस ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, वैल्यू एडेड टैक्स का है। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया है, मतलब एग्जांपल 5 में दिया है, वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर 3300। अब उसने खरीदा है उसको। अब क्वेश्चन आगे देखो, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, यानी कि उसने 10% टैक्स को ऐड करके पैसे दिए और एयर कूलर खरीदा। तो कितने पैसे, मतलब कितने रुपए दिए? 3300 रुपीज़, दैट इज सेलिंग प्राइस 3300 रुपीज़। बट ये वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज VAT, जो कि 10% दिया है, उसके पीछे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अ टैक्स, यानी कि इसमें है वो। ठीक है, इसमें है वो, यानी कि हमारा वैल्यू प्लस 10% ऑफ द वैल्यू एक्चुअली इक्वल टू 3300। तो वैल्यू कितना होगा? मान लो उसको x है, प्लस 10% ऑफ x और इक्वल टू 3300। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आने वाला है। एंड क्या आएगा हमारा आंसर? वो वैल्यू आएगा। वैल्यू मतलब x, तो वैल्यू मतलब क्या है? किस वैल्यू में 10% ऐड हुआ है तब जाके 3300 पे करना पड़ा है, दैट इज वो वैल्यू। पूछा गया फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड, VAT वाज एडेड। तो ये VAT ऐड करने से पहले उसकी जो वैल्यू थी वही तो निकालनी है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारा x मिलेगा, यानी कि हमारा वैल्यू मिलेगा बिफोर एडेड टैक्स। तो इसको सॉल्व करना है क्या? कर लोगे? कर लूंगी। पक्के से? चलो हाँ। बढ़िया। चलो अब एग्जाम्पल लास्ट वाला मतलब एग्जाम्पल 6। सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर 784 अगेन विच इंक्लूडेड GST ऑफ 12%। उसने बोला है कि भाई 784 में उसने खरीद लिया है, दैट इज इट सेलिंग प्राइस, इंक्लूड्स 12% GST। यानी कि अगेन वही सेम क्वेश्चन है, किसी वैल्यू में उसका 12% ऑफ वैल्यू ऐड कर दिया है तब जाके उसने 784 में खरीदा। जो दिया है हमें उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना आना चाहिए, और वो लिखेंगे कैसे? उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके। इंक्लूड्स मतलब ये 12% इसमें एडेड है, तो किसी में ऐड किए गए होंगे, दैट वैल्यू हमें चाहिए, दैट वैल्यू इज रिक्वायर्ड। तो वैल्यू प्लस 12% ऑफ दैट वैल्यू, ये GST, ये उसकी वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके उसने 784 पे किए, दैट इज इट सेलिंग प्राइस। तो ये प्राइस इस वैल्यू में ऐड होके आई है। अगेन हमारा इक्वेशन बनता है, इसको मैं अगेन v की जगह पे x लिख देता हूँ, तो x प्लस 12/100 v या x इक्वल टू 784। इसको सॉल्व करेंगे अगेन
इट विल बी सॉल्व्ड। जैसे अभी इसको लीनियर इक्वेशन करना है, मतलब डिनोमिनेटर को हटाओ, देन वेरिएबल को एक साइड में ले जाओ। डिनोमिनेटर को हटाना है यानी कि इस 100 को हटाओ, तो ये बनेगा 100x प्लस 12x इक्वल टू 784 इंटू 100। देखो यहाँ से यहाँ मैंने जंप कैसे किया, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो इधर डिनोमिनेटर में 100 आने वाला है, तो 100x डिवाइड बाई 100x हुआ, सॉरी 100 हुआ, तो 100 जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर में था, इधर लेके जाऊँगा तो ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई बनेगा, और इधर कौन बचेगा 100x प्लस 12x, दैट्स इट। तो ये 112x इक्वल टू 78400, x विल बी 78400 डिवाइडेड बाय 112। यहाँ से देखो 11 7 जा 77, देखो इसको कैसे लॉजिकली पिक किया जाता है कि क्या ये आंसर हो सकता है। 11 7 जा 77, यानी कि अगर ये 110 होता तो ऊपर 770 होना चाहिए था। यहाँ पे दो एडिशनल है, मैंने इधर 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 2 जा 14 आना चाहिए। 770 प्लस 14 क्या 784 होता है, यानी कि मेरा गेस सही रहा। समझ में आया मैंने क्या किया अभी, नहीं आया? अरे बोलो सर, सर। फिर से। हाँ बता रहा हूँ, रुको। राजश्री कुछ लिंक लगी अभी मैंने क्या बताया? नहीं, एक बार फिर से समझाना। ओके गुड। चलो देखो, मैंने बोला अभी कि अब हमारे पास ये डिवीजन है, ठीक है। अब ये 78400 112 दो बड़े नंबर्स हैं। अब तुम्हें 112 का टेबल थोड़ी ना आएगा कि तुम ऐसे करोगे, 112 का टेबल हमें थोड़ी आता है, हमें करना भी नहीं है उसको। पर अब तुम इसको वन बाय वन नंबर से अगर डिवाइड करोगे ना, जैसे ये है तो तुम इसको पहले 2 से करोगे, फिर ये आएगा 56, फिर इसको 2 से करोगे फिर आएगा 28, फिर 2 से करोगे फिर आएगा 14, फिर 2 से करोगे फिर आएगा 7। बड़ा टाइम जाने वाला है। एक बार अपन के दिमाग से थोड़ा सा गेस ये लगा लो, क्या ये मतलब कौन से रेंज में बैठता है, ये रेंज में कैसे बैठता है। देखो अब हमारा जो आंसर होता है ना, जनरली मतलब बहुत कम बार ऐसा होगा कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा आंसर आएगा। जनरली कटाकुटी हो जाएगी। जैसे ये 12% दिया और फिर इधर एक ऐसा रैंडम नंबर दिया है ना, तो ये रैंडम नहीं दिया होता, ये कटने के लिए दिया होता है। ऐसा कोई भी ऐसे मुझे लगता है हाँ भाई 784 दे देते हैं आज, ऐसा नहीं होता है। तो ये कटना चाहिए इसलिए ऐसा नंबर बनाया गया है। तो हमें बस ये करना होता है कि ये जो 784 है, एक बार चेक कर लो क्या ये इसके पूरा कट सकता है, हो सकता है कटे। अब हो सकता है कटे कैसे दिमाग से लगाओगे, ये है 112, अगर ये 110 होता तो ऊपर क्या होना चाहिए, 770 होना चाहिए कटने के लिए। मतलब 110 यानी कि 11 है ना, ये 11 पहले वाला, तो इसको 110 मानो। अगर ये कटता तो इधर 770 होता 7 से कटने के लिए। मतलब इससे अगर मुझे काटना है तो मैं इंटू 7 करता हूँ, और मुझे चेक करना है कि ये 7 से कटता है कि नहीं। तो मैं बस पहले लॉजिक ये लगाऊंगा कि अगर ये 110 होता तो 7 से कटने के लिए ऊपर होना चाहिए 770। आया? हाँ। हाँ यहाँ तक आया। अब ये देखना है कि एडिशनल कितना है भाई, एडिशनल 2 है ना, 2, यानी कि मुझे इधर 2 लिखना पड़ा तब जाके डिनोमिनेटर सेम हुआ भाई। अब जो चाहिए वो मिला हमें। डिनोमिनेटर कितना चाहिए था, 112 चाहिए था। मैंने माना पहले 110, फिर मैंने 2 को ऐड किया, ठीक है। अब जब मैं माना था तो मुझे 7 के आसपास मिल रहे हैं ये वैल्यू। तो हमें वेरीफाई ये करना है कि जब ये ऐड करूंगा तो इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा 7 का, जब ये कटने वाला है तो 7 इंटू 2 पर कौन एडिशन में, तो ऊपर जाएगा 14। नहीं समझा? नहीं समझा है ना? नहीं समझा एक्चुअली। अगेन चलते हैं। देखो मेरा ये कहना है अगर मेरे पास 110 इंटू 7 अगर होता तो मेरा आंसर 770 आता इंटू 7 के लिए। अब जब मैं 112 इंटू 7 कर रहा हूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 110 प्लस 2 इंटू 7 कर रहा हूँ, ठीक है। यही कर रहा हूँ ना यहाँ पे। हाँ। यानी कि इधर होता 110 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7। ये देखो हर एक बंदा हर घर से मिलेगा, मतलब 7 110 से भी मिल रहा है और ये 7 2 से भी मिल रहा है। इसका रूल पता है ना तुम्हें, ब्रैकेट एक्सपेंशन। जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो घर के हर बंदे से जाके मिलेगा, वो बाहर का बंदा, ये बाहर का बंदा है। ये जब किसी घर में जाने वाला है तो घर वाले सभी लोगों को मिलेगा जाके। तो इसको हाई बाय कर लिया, फिर इसको भी हाई बाय कर लिया। अगर यहाँ पे तीसरा बंदा होता ना तो उसको भी हाई बाय कर लेता उसके साइन के साथ। ये साइन है हमारा। तो 110 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 दैट इज इट एक्सपेंशन। अब तुम इस एक्सपेंशन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अरे ये तो हमने देखा हुआ है ऊपर,
ठीक है ना, यानी कि जो 2 एडिशनल ऐड हुआ है वो इस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन। कुछ थोड़ा थोड़ा क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। पक्का हो रहा है हो रहा राजश्री, हो है। रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ हाँ। तो मैंने क्या बोला, मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास है 78400, डबल ज़ीरो को छोड़ दो फिलहाल के लिए, 784 है हमारे पास। और नीचे है 112। तो एक बार ये चेक कर लो कि अगर ये 110 होता तो मेरे पास 7 मिलता, पर अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 2 से, मतलब +2 से, तो 770 में 14 भी ऐड होना चाहिए, तब जाके ये एग्जैक्टली कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। समझा क्या? या फिर ऐसे सोचो कि अगर मैं 7 से काटता हूँ 11 को तो 770 आता, पर हमें काटना है 84, यानी कि हमें 84 कौन है, सॉरी 84 कितना ज़्यादा है, 14 से ज़्यादा है। अब ये 14 कटना चाहिए इस 2 से विथ सेम 7। नहीं समझा अभी भी? अगर अभी भी नहीं समझता है तो इट्स ओके, हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इतना समझ में, मतलब इतना बताने के बाद अगर ये क्लिक नहीं हुआ तो इट्स ओके, थोड़ी देर बाद आएगा, थोड़ी दिनों बाद आएगा ये, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, ये इस टॉपिक का नहीं है, मतलब कैलकुलेशन का हिस्सा है, ये चैप्टर का हिस्सा नहीं है। मैं तुम्हें कैलकुलेशन समझा रहा था। नहीं आता है टेंशन ना लो, छोड़ दो, हो जाएगा वो, बाद में समझ में आ जाएगा थोड़ी दिनों बाद। चलो कोई नहीं। तो तुम्हें अगर चाहो तो इसको अपना प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते हो ना, वही मैंने जो बोला, तो उसमें बड़े नंबर से स्टार्ट करना। बड़े नंबर से यानी कि 112 किसके टेबल में आता है पता है तुम्हें? अगर टेबल याद है तो तुम्हें याद आना चाहिए, 112 किसके टेबल में आता है? 12। 12 के टेबल में आता है 112। कहाँ पे आता है 12 इंटू? No. हाँ, Sorry. 16 7 जा, 14 8 जा, दोनों में है। आया? अब तुम्हें हाँ जो हाँ। नंबर पसंद है उससे उसको काटना चालू करो, या तो तुम 8 से काट सकते हो या तुम 7 से काट सकते हो, ठीक है? हम्म। हाँ, चलो, तो मतलब जैसे ही काटोगे ना तो वो तुम्हें डायरेक्टली 700 मिल जाएगा। ये इसको अगर काटोगे तो 700 मिलेगा। और ये 700 क्या है? वैल्यू, जिसमें हमने 12% ऐड किया तब जाके 784 बना। वेरीफाई कर लो, वेरीफाई करना ज़रूरी है, ठीक है? वेरीफाई करना कभी छोड़ना नहीं है। वेरीफाई मतलब क्या है? हमने आंसर निकाला 700, 700 में हमने 12% जीएसटी ऐड किया है। 12% जीएसटी यानी कि 12/100 इंटू 700, 0 कैंसिल, 12 इंटू 7 कितना होता है? 12 84, एंड दैट इज 784। तो इसलिए टेबल भी याद होने चाहिए, टेबल याद होने ही चाहिए, ठीक है? नो ऑप्शन। तो 784 हमें मिला, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है भाई। ऐसे आया समझ में? हाँ सर। सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थिंक डिस्कस एंड राइट वाले क्वेश्चंस देखो। 2 टाइम्स एन, नहीं, ये परसेंटेज सीखने के बाद करते हैं। कितना टाइम बचा है? 20 मिनट, बहुत अच्छा खासा टाइम बचा है। एक्सरसाइज 7.2 तुम लोग ट्राई करना, बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन पढ़ के इंग्लिश वाला समझना है पहले, इंग्लिश में बोला क्या है और निकालना क्या है, उस अप्रोच में जाओगे, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। तो सारे क्वेश्चन ट्राई करो, 5 क्वेश्चन है ओनली, बाकी हमने तो डिस्कस कर ही लिए हैं। 5 क्वेश्चन है, हो जाएंगे, सिर्फ आंसर निकालो, रिप्रेजेंटेशन तुम कर लोगे खुद को, मतलब हो जाएगा तुमसे, ठीक है? अभी निकालते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा एक दिन में, हो सकता है अगर 30 करेंगे तो। अभी निकालते हैं परसेंटेज, कैसे निकालते हैं, क्विक, ठीक है? अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं इसको, हाउ टू फाइंड परसेंटेज बाय अप्रॉक्सीमेशन। पहला टेक्निक, फाइंड 10%, स्टेप है मतलब ये। स्टेप 2, 1000 सब्सक्राइबर्स लाने हैं ताकि आपका, ये बात, अरे कौन नहीं है ये? सर, वो नहीं 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 नहीं, वो भाई है मेरा, वो जा रहा है इधर से। हाँ, देखो, स्टेप 1 फाइंड 10%, स्टेप 2 फाइंड 5% एंड थर्ड इज फाइंड 1%।
इनसे तुम्हें सारे परसेंटेज निकल सकते हैं, सारे सारे मतलब जो भी चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जब भी परसेंटेज निकालने की बात आएगी ना, तो जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें डबल ज़ीरो एंड होते हुए नंबर्स मिलेंगे, जैसे 500, 1700, 1800, 23000, जिनके सारे लास्ट में 00 हैं, ऐसे नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स का 10% 1% आराम से निकल सकता है। ऐसे ना भी हो, मान लो एक ही ज़ीरो है, 170, 180, 2300, इसमें तो डबल ज़ीरो है तो इसको छोड़ दो। जिसके एंड में सिर्फ एक ज़ीरो है, जिसके एंड में सिर्फ दो दो ज़ीरोज़ हैं, ऐसे नंबर्स में ये टेक्निक सबसे तेज़ होती है, सबसे तेज़। ठीक है, अब करना क्या है देखो, पहले तो ऑपरेशन देख लो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 50% ऑफ 700, ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, 50% लिख लिया, ऑफ लिख लिया, 700 लिख लिया, दो ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल होते हैं, यानी कि हर परसेंट का हर साइन आगे आने वाले नंबर के दो ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। लॉजिक समझ में आया क्या, बताओ? यहाँ तक आया? परसेंट का साइन कन्वर्ट होगा डिनोमिनेटर में 100 के साथ, और ये डिनोमिनेटर का 100 700 के दो ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाता है, यानी कि कोई भी परसेंट का साइन आगे आने वाले नंबर के दो ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल आउट होता है। आया? अरे बोलो आया क्या? हाँ सर हाँ। 50 इंटू 7 इज आवर आंसर। क्या होगा 50 इंटू 7? दैट इज 350। बस, यानी कि जो परसेंट की वैल्यू है, कितना परसेंट, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, दो जीरोस हटा के। समझ रहे? समझा क्या? हाँ। अब हमारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, चलो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मतलब जैसे 700 लिया है ना, अब देखो 23% ऑफ 700, परसेंट का साइन इस दो जीरोस के साथ हट जाएगा, 23 इंटू 7 इज आवर आंसर। इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 40% ऑफ 170, यहाँ पर तो एक ही जीरो है, अब क्या करेंगे? पर अरे अगर, हाँ यस, हाँ 4 इंटू 7 कैसे होगा, 4 इंटू 17 कैसे होगा, क्योंकि 40% लिखा फिर 170 लिखा, एक जीरो के साथ कट गया, पर अरे 40 के पास तो भी तो एक जीरो है, वो भी तो कटेगा, यानी कि दो जीरोज मल्टीप्लिकेशन में आने वाले एंडिंग के जीरोस के साथ कट सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने देखा बताया, इधर के दो जीरोस कटे हैं ना, तो मैं इस जीरो को भी काट सकता हूँ। जैसे 50/100 इंटू 700 था, एक जीरो इधर के जीरो से काटा, ये जीरो इस जीरो के साथ काटा, फिर भी हमारा आंसर 5 इंटू 70 आता है, एंड दैट इज ऑल्सो 350। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में आने वाले परसेंटेज की वैल्यू, मतलब ये परसेंटेज का साइन मल्टीप्लिकेशन में आने वाले सारे नंबर के जीरोस से कट सकता है, दो जीरोस से। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ 230% ऑफ 350, तो परसेंट के साथ दो जीरोस कट जाएंगे, ये एक जीरो कटा, ये एक जीरो कटा, और परसेंट का साइन हट गया, तो और आंसर विल बी 23 इंटू 35। बस, समझ में आया? तो दो जीरोस के साथ दो जीरोस कट के परसेंट हट जाता है, एंड दैट्स वाई ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द न्यूमरेटर्स, यानी कि जो मल्टीप्लाई में हो रहे हैं वही हमारा आंसर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने अभी भी स्टेप्स लिखे हैं ना 1 2 3, अभी उसका एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तुम्हें 500 के परसेंट निकालने हैं, पर कौन, 24% या 34%, अब ये तो हट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मल्टीप्लाई होने वाला है। पर मल्टीप्लाई करने से अच्छा एक स्टेप, ये अपना टेक्निक है 3 स्टेप वाला, मल्टीप्लाई करने से अच्छा कैसा टेक्निक है देखो। हाँ, इसका 10% निकालना है। अगर 10% निकालना है तो सिंपली दो जीरोस कटेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला 50 बनेगा। पर एक बात ये भी देख लो कि अरे भाई 10/100 जो है वो एक एक जीरो कट के 1/10 भी तो दे रहा है, और 1/10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 500 का, क्योंकि मैंने 10% ऑफ 500 पूछा है, 10% ऑफ 500 पूछा है। ठीक है, तो जब ये स्टेप्स नीचे आएंगी तो मुझे 1/10 इंटू 500 मिलेगा, एंड 10% के केस में सिर्फ एक जीरो कटेगा, एंड और आंसर विल बी 50। यानी कि 10% केस में
ये परसेंट कटने वाला है और एक ज़ीरो यहाँ पे कटा है, दैट्स वाई इधर का सिर्फ एक ज़ीरो कटेगा और वैल्यू विल बी 50। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पक्का? हाँ। अच्छा, अब हमें ये पता चला कि अगर मेरे पास 10% चाहिए तो मेरा एक ज़ीरो कट चुका है, और इसके साथ जो है इसका एक ज़ीरो काटोगे तो बचा हुआ आंसर है, राइट? अगर मैं तुम्हें 1/100 बोलूँ, सॉरी 1/100 इंटू 500 बोलूँ, यानी कि दिस इज 1%, है ना? अगर 1% ऑफ 500 चाहिए तो यहाँ पे जो 10 की जगह पे ज़ीरो था वो नहीं है, ये पूरा परसेंट कटने वाला नहीं कि दो ज़ीरोस कटेंगे। अरे बोलो, समझ में आया कि इतना यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। अब समराइज करते हैं। समराइज मतलब 10% ऑफ एनी वैल्यू, उस वैल्यू के लास्ट के दो ज़ीरोस हटाओ, लास्ट टू ज़ीरोस को हटाओ, और 1% ऑफ एनी वैल्यू, तो उस वैल्यू का लास्ट का 1 ज़ीरो हटाओ, 1 ज़ीरो हटाओ। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब 10% और 1% इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। जैसे 10% ऑफ 1700, एक ज़ीरो हटाना है तो एक ज़ीरो हटाओ, से 170 ख़त्म, ठीक है? 10% ऑफ 230 क्या होगा? एक ज़ीरो हटाओ 23। 10% ऑफ 17,000, चलो 97,000 कर दो, लास्ट के दो जीरो, सॉरी 10% है ना, एक ज़ीरो हटाओ, 9700 विल बी आवर आंसर। आया क्या? कोई भी वैल्यू का 10% इज जस्ट डिवाइडेड बाय 10, इज जस्ट डिवाइड बाय 10, जस्ट डिवाइड बाय 10, तो एक ज़ीरो हटाओगे आंसर मिलेगा। और अगर इसी में से एक ज़ीरो हटाओगे तो 1% मिलेगा ना, यानी कि 1% ऑफ 1700 विल बी 17, 1% ऑफ 230 विल बी 23/10, पर अब ज़ीरो हटाने के लिए नहीं है, डेसिमल शिफ्ट करेगा 2.3। आया? हाँ। 1% ऑफ 97,000 विल बी 970। आया क्या? हाँ। बस समझ में आया तुम्हें? पक्का? हाँ सर। इसका यूज़ कैसे करना है बताता हूँ, पर अभी 10% और 1% तो हो गया है, पर एक बात बताओ, 10% में सिर्फ 1/100 का ही, मतलब परसेंट जो है वो 1/100 का ही डिफरेंस है। डिफरेंस यानी कि 1/100 का ही तो लोचा है ना यहाँ पे, परसेंट की जगह पे। यानी कि परसेंट जब भी लगता है तो 1/100 मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं सिंपल इसी चीज़ को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये परसेंट का साइन तो सेम ही रहेगा। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो परसेंट का साइन तो सेम ही रहेगा, तो ये बनेगा 5%। यानी कि जो हमारी 10% की वैल्यू आई है उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो तुम्हें 5% मिलेगा, बराबर? यानी कि अब मेरे एग्जाम्पल में, जो पुराने वाले एग्जाम्पल थे अभी अभी किए हुए, 10% निकाले हैं ना, इसी का हाफ विल बी इट्स 5%। यानी कि अगर मुझे चाहिए 5% ऑफ 1700 तो मैं सिंपली इसी का हाफ करूंगा। अगर मुझे चाहिए 5% ऑफ 23 मतलब 230 तो मैं इसी का हाफ करूंगा, और 5% ऑफ 97,000 तो मैं इसका हाफ करूंगा। 10% निकाल के हाफ करना और 5% के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना, जहाँ पे जो इजी लगे वहाँ वो करना है, प्रैक्टिस से आएगा। ये स्टेप हो वो स्टेप हो, कौन सा करना है फिक्स नहीं है, अपने को जो टाइम बचाएगा वो हमें करना है, ठीक है? पर प्रैक्टिस दोनों की करनी है। फिलहाल एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल इसी के करते हैं। टेक्स्ट बुक में कहाँ एग्जाम्पल? 15% ऑफ 577, अब कुछ भी लिया है, ठीक है? मैंने लास्ट के दो जीरोस का बताया, तो दो जीरोस कटेंगे यानी कि डेसिमल शिफ्ट होगा। तो अगर मैं बोलूँ तुम्हें 550 का 15% चाहिए, 550 का चाहिए भाई, तो 15 में तो कोई ज़ीरो नहीं है, पर अरे मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये दिस इज 10 + 5, तो 10 + 5 मतलब क्या? 10% यानी कि एक ज़ीरो हटाओ 55 आएगा, और 5% यानी कि 55 का आधा, दैट इज 27.5। इनका एडिशन करोगे तो सीधा सीधा 15% मिल रहा है हमें। बताओ लॉजिक, ये स्टेप फास्ट है कि नहीं है? 15% ऑफ 550 निकालना होता तो तुम क्या करते? मतलब हम अभी तक वही करते थे, ये तुम्हें समझाने के लिए कर रहा था हम
क्या कर रहे हैं ये वाला, तो 0 0 कटेगा, फिर तुम 5 से डिवाइड करोगे, इधर 5 से करोगे, फिर 15 इंटू 11 करोगे, है ना, फिर 15 इंटू 11 करोगे तो 165/2 आता, फिर इसको करोगे तो ये आता 84.5, है ना, 80 नहीं 82 82.5 82.5 आता। और यहाँ पे देखो 7 + 5 2.5 और इधर आता 6 + 2 दैट इज 8 82.5। तो इनका सम, अच्छा डेसिमल का सम आता है ना तुम्हें, बोलो डेसिमल का सम आता है कि नहीं ये वाला, आता है। पक्का, तो एक्सप्लेन नहीं हाँ। करूँ ना फिर, नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है। तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए आए हैं हम, तब टाइम ज़्यादा लगा है, जबकि मैं 10 + 5 वाले में जा रहा हूँ तो टाइम कम लगता है, क्योंकि मुझे 10% भी पता है और 1% भी पता है। 10% पता है तो मैं हाफ निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक करो, मुझे एक बात बताओ, 150 का 12%, अब 12% में तो 2 है, तो 2 के लिए क्या करोगे, 1% इंटू 2, मतलब 10 + 1 + 1 अगर करोगे तो तुम्हें 150 का 12% निकलेगा, ये है। तो 10% 15, 1% 1.5, क्योंकि देखो यहीं पे 0 कैंसिल होने वाला है, तो 15 का भी 10% हुआ, ये है कि नहीं हुआ, बताओ, और 1% हमें पता है 1.5, दिस बिकम्स 3 एंड 15 + 3 दैट इज 18। तो 150 का 12% इज 18 रुपीज, बोलो स्टेप्स में अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। पक्का, पक्का। तो बताओ 27% ऑफ 500, 27% ऑफ 500। 500 135। हाँ, कैसे निकाला, मल्टीप्लाई करके या ये 10% वाले से खेल के, वैसे तो मल्टीप्लाई करके निकाला, हाँ लेकिन क्योंकि फास्ट ये, निकला हाँ फिर ये मतलब। क्योंकि यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे फास्ट इसलिए क्योंकि दो जीरोस डायरेक्टली कट रहे हैं, तो 27 इंटू हाँ। 5 मिलेगा, और तुम 27 इंटू 5 को कैलकुलेट करना जानते हो, या फिर टेबल पता हो तो टेबल याद है, 135 आएगा, ईजी है। पर वही जब मैं बोलूँगा 27% ऑफ 450, अब क्या करोगे, या फिर 450 नहीं ले लो इसको, हाँ 50 ठीक है, 50 ठीक है, 450 ठीक है, अब क्या करोगे, अब 27 इंटू 4.5 करना पड़ेगा, एंड दैट इज थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा हार्ड, है ना। हाँ। तो ऐसे केस में ये वाला ट्रिक फास्ट करेगा, फास्ट कैसे करेगा, देखो 27 मीन्स 2 इंटू 10 प्लस 7, देखो 20 + 7, यही हमें परसेंट में निकालना है, तो परसेंट में यानी कि इसका पहले 10% निकालो, और फिर 7 मतलब 5 + 2, तो तुम सिंपल ये कर सकते हो 10 10 5 2, दिस इज 27। ये क्यों करना है, फास्ट करना है इसलिए। कैसे होता है देखो, 10% इज 45, 45 यहाँ पे मुझे पता चल गया ये 90 बन गया, प्लस 5 मतलब 45 का आधा, अब 45 का आधा यानी कि 22.5, एंड ये 2 कैसे आएगा, इस 10 को डिवाइड करके, थोड़ा स्लो बताता हूँ, बहुत फास्ट हो गया मुझे नहीं लगता तुम्हें लगा आया होगा ये वाला, देखो तो दिस इज 10 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है, और ये 5 क्या है, ये 5 बेसिकली 10/2 है, तो हमें सिर्फ 10 और 1 से खेलना है ना, कोई भी नंबर हो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 10 और 1 से खेलना है, और तुम लिख सकते हो 10 इंटू 2 यानी कि 10%, अब ये सारा परसेंट में खेल चल रहा है, ठीक है, अब सब में परसेंट में दे दो, तो 2 इंटू 10% प्लस 10%/2 प्लस 1% इंटू 2, 2 इंटू 45 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2, अब ये लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं बहुत लेंदी प्रोसेस है, दिमाग में होगा, ये मेंटल कैलकुलेशन है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे मत समझना कितना लंबा प्रोसेस है ना, दिमाग में करने लगोगे तुरंत हो जाएंगे, सिर्फ ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कैसे बना, इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। 45 था 10%/2 प्लस अब 1% चाहिए, 1% चाहिए यानी कि 450 के 2 जीरोस हटाने थे ना,
तो 2 जीरोस हटाओगे यानी कि 4.5 बनेगा, तो दिस इज 4.5 इंटू 2। समझ में आया? हाँ, जैसे हमने 500 के परसेंट हटाने पर 2 जीरोस हटाए थे यानी कि वो 1% था, तो परसेंट हटा यानी कि 1% हुआ एक्चुअल में। तो 1% के लिए 2 जीरोस हटाते हैं और 10% के लिए 1 जीरो हटाते हैं। 1 जीरो हटाया 1% मिला 45, 10% मिला 45। 2 जीरोस हटाए मतलब 2 डेसिमल शिफ्ट हुए हैं तो 4.5। ये यहाँ पे लिखा है 1%, ये यहाँ पे लिखा है 10%। 10% 45 इंटू 2 इज 90, तो 4.5 इंटू 2 विल बी 9, और 45/2 हमें पता है 22.5। 99 प्लस 22.5 दैट इज 121.5। दिस इज आवर आंसर। अब ये 121.5 जो है मल्टीप्लाई करके भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, पर अगर तुम्हारा मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग बनता चला जाए तो तुम ये मल्टीप्लिकेशन मेंटली नहीं हो पाएगा, मतलब जल्दी नहीं हो पाएगा जितना ये जल्दी होगा, क्योंकि ये एडिशन है, नंबर्स का एडिशन है। नंबर्स में खेलना किसके साथ है? सिर्फ 10 और 1 के साथ, जबकि तुम देखोगे तो 10 का ही 10वां पार्ट है ये, यानी कि 10/10 ही तो होता है 1। तो अगर तुम्हें 10% निकाला है तो उसको 10 से डिवाइड करो, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम करोगे 13% ऑफ 350। हाँ, सिंपल है। लावण्य, आवाज ही नहीं आ रहा तुम्हारा। हाँ म्यूट है वो। म्यूट नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। उड़ गया क्या दिमाग के ऊपर से? नहीं, मैं लिख रही हूँ। सॉल्व करो, हाँ और ये आंसर तुम बताओगे मुझे। हाँ सर, 45 के आसपास आएगा क्या? आसपास नहीं चाहिए हमें, एग्जैक्ट चाहिए। आया राजश्री? वो 350 लिखा है ना? हाँ हाँ, 350 है वो। ओके। फोर्टी 45 आया? नहीं, हाँ। गलत है। 45.5 आया सर। हाँ, 45.5 आना चाहिए। कैसे आया? नहीं, 45 कैसे? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो 35, ये 13% मतलब 10 प्लस 3%। हाँ 10% यानी कि 1 जीरो हटाओगे 35 आया। अब ये है 1 इंटू 3, यानी कि 1% इंटू 3। 1% होगा 3.5 इंटू 3, दिस बिकम्स 10.5 और दिस इज 35। बस, तो 45.5 बस ओके। आया। ये मतलब ये वाला जो पैटर्न हमने अभी, अरे क्या हो गया ये, हाँ, ये वाला अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया है, दिस इज लिटिल बिट ट्रिकियर, थोड़ा सा हार्डर साइड पे पड़ता है। इतना हार्ड या फिर इस लेवल का हार्ड आना थोड़ा कम चांस है, पर हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। और कैसे क्वेश्चन होते हैं पता है? जैसे अभी ये था ना, 500 का 27% या 12% ऑफ 150, ऐसे इजी होते हैं ये वर्ड्स थोड़े, मतलब ये नंबर्स जो है ना, वो तुम प्रैक्टिस में आओगे तो तुम्हें नंबर्स याद भी हो जाएंगे। जैसे 12 इंटू 50, 15 जो है, 12 इंटू 15, इसका कैलकुलेशन तो 180 ऐसे याद हो जाएगा अगर तुम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हैं। 12% और 15 तो बहुत बहुत बार मिलेगा ऐसा। चलो, तो परसेंट कैलकुलेशन का टेक्निक मैंने समझा दिया है। स्टेप 1 होता है 10% निकालो। कैसे निकालते हैं? एक डेसिमल को हटा के, यानी कि 455 भी अगर होता तो इसका 10% होता है 45 प्लस 5। 1% होता है 4.55, और 5% क्या होगा? इसका आधा, बस। या फिर इसका 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स जाना में थोड़ा सा दिक्कत है, इसका आधा। ठीक है, यही मिलेगा तुम्हें। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्ट नहीं होंगे, बहुत इजी इजी होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ के लॉजिक के साथ सॉल्व करना है। चलो, टाइम भी हो चुका है, हमने 2 टॉपिक्स खत्म किए हैं आज, टैक्स वाला चीज़ और ये परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं इसका चीज़ प्रैक्टिस करना है। तुम्हारा आज का होम टास्क है 7.2 के 5 क्वेश्चंस।
5 क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है। जो जो पूछा है सब कुछ निकालना है, डाउट आता है तो पूछना, तभी हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत इजी है, इसलिए मैं प्रैक्टिस उसकी बाद में ही करवाने वाला हूँ एग्जाम से पहले। अभी हम चैप्टर देखें, प्रैक्टिस वाले छोटे छोटे क्वेश्चन अभी भी देखें, कर लिए। कोई दिक्कत है?